मैं मेहरानगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं वही किला हूं जिसकी नींव करणी माता ने लगवाई थी। मैं मोर की आकृति में बना हुआ, इस वजह से मुझे मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मारवाड़ के शौर्य और पराक्रम की वजह से मेरा मस्तक आज भी गर्व से ऊंचा है। मैं आज भी राजपूत स्थापत्य कला का गुणगान गाता मौसम के हर थपेड़े को सहने में सक्षम हूं। यहाँ की गर्म हवाओं में बलिदान की खुशबू है। यहाँ के कण कण में वीरता का आभास है, जो मुझे इस पथरीले रेगिस्तान में हरियाली सा आनंद देता है। आप में से कईयों ने मुझे देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है मेरे पर शापित किले का एक ऐसा कलंक लगा है जो इतनी बरसातें झेलने पर भी मैं धो नहीं सका। मेरे यहां रहने वाले किसी भी राजा ने अपने पोते का मुंह नहीं देखा, और यह श्राप मुझे तीर की तरह चुभता रहता है। और इसी वजह से मुझे इस पहाड़ी पर अकेला छोड़कर सब चले गए। मेरे बूढ़े कंधे आज इस कलंक को अपने ऊपर ढोए हुए हैं। इसके अलावा मुझे एक और श्राप था, जिसके बारे में आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। मैं राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूं। 15वीं सदी में बना मैं मेहरानगढ़ जमीनी सतह से 125 फीट ऊंची पथरीली पहाड़ियों पर बना आज भी ज्यों का त्यों खड़ा आपकी राह देख रहा हूं। 8 द्वार, कई बुर्जों और लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ मैं, बाहर से न देखने जैसे अदृश्य सड़कों से जुड़े मेरे 4 द्वार हैं। मेरे परिसर के अंदर एक भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं, जिनका मैं आज आपसे परिचय कराऊंगा। मेरे एक एक महल से लेकर पूरे किले की अति सूक्ष्म जानकारी पहले आपको दे देता हूं। यदि आप मुझे देखने आ रहे हैं तो आपको 20 से 25 मिनट के पहाड़ी रास्ते को चलकर पार करते हुए आना पड़ेगा। इसके बाद अगर मेरे दुर्ग की पैदल चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट और लग जाएंगे, परंतु अब मेरे अंदर लिफ्ट की व्यवस्था कर दी गई है। आप कुछ सेकंड में ही ऊपर आ सकते हैं। मेरे दुर्ग का असली नाम मेहरगढ़ हुआ करता था। मेहर का अर्थ होता है सूर्य और गढ़ का मतलब है किला। मेहरगढ़ का शाब्दिक अर्थ सूर्य का किला होता है, लेकिन बोलते बोलते मेरा नाम मेहरानगढ़ हो गया। मेरा निर्माण 1459 में राव जोधा ने शुरू करवाया था। मेरे मुख्य दरवाजे के बाहर ही आपको कुछ समाधि स्थल की छतरियां नजर आएंगी। ये सब युद्ध में अपना बलिदान दे चुके शूरवीरों की याद में बनाई गई हैं। राष्ट्र और मेरे इस दुर्ग के लिए अपना बलिदान देने वाले ठाकुर चौहान श्याम सिंह, ठाकुर खींची दुर्गादास के साथ सभी शूरवीरों को मैं शत शत नमन करता हूं। जब मैं जयपोल नामक मुख्य द्वार में से अपने दुर्ग के अंदर आप सभी को प्रवेश करते हुए देखता हूं, यह सबसे बड़ा और विशाल दरवाजा है, जिसमें हाथी भी आ सकता है। मेरे प्रांगण में प्रवेश करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो प्रत्येक भारतीय के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। आगे बढ़ते हुए मेरे दुर्ग में अंदर प्रवेश करते हैं आपको 2 रास्तों से ऊपर जाने का विकल्प मिलेगा। जो उम्रदराज हैं उनसे मैं यही निवेदन कहूंगा कि आप कुछ पैसे खर्च करके लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाइए। वहीं जवानों के लिए चलकर जाना सबसे बेहतरीन होगा। अब मैं दिखाता हूं मेरा 1.5 कांगड़ा पोल, जिसको लखन पोल के नाम से भी जाना जाता है। राजशाही के दौर में ये मुख्य पोल यानी कि मुख्य दरवाजा हुआ करता था। ये जो आप लखन पोल और मेरी दीवारों पर छेद के निशान देख रहे हैं, ये एक युद्ध की कहानी बयान करते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि सन 1808 में किसी के बहकावे में आकर जयपुर के उस समय के महाराज जगत सिंह ने मुझ पर चढ़ाई कर दी और जोधपुर नगर पर कब्जा कर लिया और मेरे पूरे दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। मेरे दुर्ग के आसपास मुझे बचाते हुए, मेरी रक्षा करते हुए अनेक सैनिक और योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन मुझे छोटी मोटी खरोंचों के अलावा कोई आंच नहीं आने दी। युद्ध चलते चलते शत्रु के पांव उखड़ने लगे और शत्रु दल की सेनाओं ने हार स्वीकार कर ली। लेकिन उस लड़ाई के दौरान तोपों के गोले
से मेरे घाव आज भी आप यहां महसूस करोगे, जिन्हें आज तक कोई भर न सका। मेरी मनमोहक छवि को देखते हुए अब मैं आपको भूतिया कहानी सुनाता हूं, जिस कारण से मेरे इस दुर्ग को एक श्रापित किला कहा जाने लगा था। जब राव जोधा को शत्रुओं से रक्षा की दृष्टि से एक मजबूत किले की कमी महसूस हुई, तो वो पहुंचे यहां पर, जहां का निरीक्षण करने की यहां पर किले का निर्माण किया जा सकता है। जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूं, उस पहाड़ी पर जब राव जोधा पहुंचे तो देखते ही एक बकरी एक शेर से लड़ाई कर रही थी। ये दृश्य देखकर राव जोधा को यह पुण्य पराक्रमी भूमि एकदम उपयुक्त लगी, जिस पर एक शानदार और मजबूत किला बनाया जा सके। फिर पूरी तरह से निरीक्षण करते करते वो एक महात्मा की कुटिया में जा पहुंचे। वो ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि कुटिया के आसपास कुछ ऐसे जल स्रोत हैं जिनसे निरंतर जल प्रवाह हो रहा था। राव जोधा ने इस पहाड़ी को एकदम उत्तम जगह मानते हुए उन महात्मा को इस जगह को खाली करने का आदेश दिया और यहां पर किले का निर्माण किया जाएगा, ये कह दिया। परंतु महात्मा ने इस बात से मना कर दिया, लेकिन राव जोधा नहीं माने और किले का निर्माण शुरू हो गया। ये देखकर महात्मा क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस पानी को देखकर आपने यहां किले का निर्माण शुरू करा है, मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, वही पानी के लिए जोधपुर बूंद बूंद के लिए तरसेगा। और उन्होंने अपनी कुटिया का स्थान बदलकर कहीं दूसरी ओर ले गए। और फिर वही हुआ जैसा श्राप था। मेरे निर्माण के शुरुआती दौर में ही उन जल स्रोतों से पानी आना बंद हो गया। राव जोधा उस श्राप से डर गए और महात्मा से जाकर क्षमा मांगी और इस श्राप से बचने का उपाय मांगा। तब महात्मा ने कहा कि हे राजन, इस श्राप को खत्म करने के लिए राव जी कि किसी आदमी को इस किले के निर्माण के साथ इसकी नींव में अपनी इच्छा से जीवित बलिदान देना होगा। लेकिन कई दिन बीत गए, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब राव जोधा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहे जो अपनी बलि दे सके। लेकिन तब एक बलिदानी शूरवीर राजा राम नामक व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान देने आगे आए। तब एक शुभ दिन और शुभ घड़ी देखकर राजा राम को जिंदा नींव के अंदर बलिदान देकर मेरे दुर्ग की नींव रखी गई। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे दुर्ग का चौथा मुख्य दरवाजा, जिसका नाम है लोहापोल। लोहापोल के पास दीवार पर आपको उन महान रानियों के हाथों के चिन्ह दिखाई देंगे जो अपने राजा के देह छोड़ने के बाद स्वयं की देह को आग के हवाले कर सती हुआ करती थी। मैं आज भी उन महान पुण्यात्माओं को अपने पूरे दुर्ग में विचरित करते हुए महसूस करता हूं, जिन्होंने अपनी देह के अस्तित्व की रक्षा करते हुए अग्नि कुंड में छलांग लगाई थी। चौथे दरवाजे यानी कि सूरजपोल दरवाजे में घुसते ही कुछ सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर की ओर जाएंगे और आपको दर्शन होंगे राजमहल के। हिंदू संस्कृति की झलक दिखलाता राजमहल बेहद भव्य और नक्काशीदार है। मैं हमेशा मेरे पूरे दुर्ग में इस महल को बेहद लाड़ प्यार से रखता हूं। बारीकी से तराशे गए पत्थरों से बना मेरा राजमहल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यही राजमहल के प्रांगण में आपको एक राजगद्दी जैसी बनी एक विशाल कुर्सी दिखाई दे रही होगी, जिसको राज तिलक होते समय भावी राजा को इस सिंहासन पर बिठाकर रीति रिवाज से तिलक करके मेरे दुर्ग के नियमानुसार राजा घोषित किया जाता था। यहीं पास में मौजूद एक जगह पर हाथी के ऊपर लगने वाले सिंहासनों को देख सकते हैं। इनमें कुछ सोने के, कुछ चांदी के बने हुए हैं। इनमें से कुछ इस तरह की नक्काशीदार अलग अलग धातुओं से भी बने हुए हैं। यहाँ पर मौजूद है पालकी खाना। जब भी रॉयल परिवार के सदस्य कहीं जाते थे तो इन पालकियों का इस्तेमाल करते थे। इनमें प्रमुख पालकियां हैं रानियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पालकी आप जरूर निहारते हुए आगे बढ़ेंगे। एक स्पेशल और खास पालकी भी है जो सिर्फ शादियों में नव विवाहित वधू की डोली के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। दौलत खाने को दिखाते हुए अब मैं मेरे दुर्ग में स्थित एक सोने की पालकी दिखाता हूं। आप इसको प्यार से देखेंगे तो आपकी नजर नहीं हटेगी। महीन सोने की कारीगरी से बनी इस पालकी पर प्योर सोने की परत चढ़ी हुई है। यहीं पर पास में आप समय समय पर मेरे ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने वाले राजाओं की तलवारें देख सकते हैं। इन तलवारों के शौर्य की यादों में आज भी एकदम निडरता महसूस करता हूं। अब मैं आपको शानदार नक्काशी और पेंटिंग से बने राज दरबार, अलग अलग ओहदे पर रहे प्रमुख मंत्री और संतरियों की पेंटिंग दिखाते हुए आगे चलता हूं। यहां पर आपको राज दरबार की झलक भी दिखेगी। इसी के साथ हाथी और घोड़े के ऊपर सवार होकर
किस प्रकार युद्ध लड़े जाते थे, इसकी भी झलक आपको पेंटिंग के माध्यम से दिख जाएगी। किले में ऊपर की ओर जाने पर शानदार घुमावदार सीढ़ियों को देखकर आपके मुंह से मुझे वाव जरूर सुनाई देगा, जो इस कालखंड में भी इस प्रकार की गजब की मीनार बनाने में महारथी थे। ऊपर आकर आप देखेंगे तो आप तरह तरह के टेंट और अद्भुतकालीन सामग्री नजर आएगी। राजा जब भी किसी लंबी यात्रा पर निकलते थे या शिकार पर जाते थे, इस प्रकार की वस्तुएं साथ में रखते थे। जब भी विश्राम का समय होता था तो इस प्रकार के टेंट लगाए जाते थे और ये कालीन बिछाई जाती थी। इस प्रकार शाही परिवार के सदस्य विश्राम करते थे। यहीं पास में आपको राजशाही परिवार द्वारा पहने जाने वाले तरह तरह के कपड़े और ड्रेसेस दिखेंगे, जिसमें राजपूती पोशाक और महिलाओं के लिए लहंगे जैसे दिखने वाली राजपूती कला के साथ पोशाक नजर आएगी। साथ ही उस समय के बने नक्काशीदार पर्दे और बाकी वस्तुएं दिखेंगी। महाराजा अजीत सिंह का शयन कक्ष दिखाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे दुर्ग पर 1669 से लेकर 1724 तक शासन किया था। इस कमरे को शीश महल के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके चारों ओर शानदार शीशों को पूरे कमरे की छत से लेकर दीवारों पर उकेरा गया है। आप कल्पना कीजिए, जब रात के अंधेरे में इस कमरे के बीचों बीच एक दिया प्रज्वलित करने पर किस प्रकार की अनुभूति होती होगी। पूरे कमरे में हजारों तारों का प्रतिबिंब देखने योग्य होता है। चलिए अब मैं दिखाता हूं मेरे दुर्ग में मौजूद फल महल को, जिसको महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था। आप फूल महल की दीवारों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन दीवारों पर सोने से बने फूल पत्तियों के सहित कुल देवी देवताओं के सोने से बने नक्काशीदार चित्रण देख सकते हैं। इसी में कई राज परिवारों के सदस्यों के चित्रण भी आपको देखने को मिलेंगे। फूल महल की छत इतनी सुंदर और मनमोहक है, जिसके चारों तरफ काले धागे गुच्छे लटकाए गए हैं, ताकि मेरे दुर्ग में स्थित फूल महल को किसी की नजर न लग जाए। इसी फूल महल के प्रांगण में दरबार भी लगते थे और नृत्य की महफिलें भी सजती थी। इसके मनमोहक दृश्य को देखकर आपको भी छन छन करते घुंघरू की आवाज महसूस होने लगेगी। अब मैं दिखाता हूं मेरे दुर्ग में स्थित अर्थशास्त्र गृह। इस शास्त्र गृह में मौजूद हथियारों को देखकर आपको युद्ध की भयानकता और बलिदानियों के पराक्रम को महसूस करने का मौका मिल जाएगा। देखिए, मेरे शास्त्र भंडार में तरह तरह के भाले नुमा चाकू, विरोधी सैनिकों को पकड़ने के लिए तरह तरह के हथियार, छुपाकर ले जाने वाले हथियार, तीर कमान, छोटी और बड़ी तलवारें, बंदूकें जो शानदार नक्काशियों से जड़ी हुई हैं। इसके अलावा खंजर, कतार, ढाल, हेलमेट, कवच, छड़ी जैसे हथियार मौजूद हैं। अब मैं दिखाता हूं अपने दुर्ग का विशेष राजभवन। इसका निर्माण महाराज तख्त सिंह जी ने करवाया था। इनका शासनकाल 1843 से लेकर 1873 तक रहा। उन्होंने मेरे इस भवन का निर्माण उनके रहने के लिए करवाया था। मेरे इस महल में आपको हिंदू पद्धति से बनी नक्काशियों के साथ साथ ब्रिटिश काल की कला भी महसूस होगी। ये वही महाराजा तख्त सिंह थे, इस राजघराने के जो आखिरी राजा थे, जिन्होंने मेरे दुर्ग को अपना निवास स्थान बनाया। इसके आगे ले चलने पर आपको बेहद ही सुंदर नक्काशीदार खिड़कियां और दरवाजे मिलेंगे, जिसमें आपको राजपूती शान और कलाकृति की मजबूत खूबियां मिलेंगी। यहीं पर एक छोटी बालकनी है, जिसमें से आपको पूरे जोधपुर शहर की सुंदर और मनमोहक मनोहर छवि देखने को मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे दुर्ग में मौजूद जनाना भवन। यहाँ पर राजशाही परिवार की महिलाएं रहा करती थी। यहाँ पर राजशाही परिवार के अलावा किसी भी पुरुष को आने पर सख्त मनाही हुआ करती थी। इस भवन में रानियां, राजमाताएं और राजकुमारियां रहा करती थी। महल में किसी के जन्मदिन या छोटे मोटे किसी भी प्रकार के अवसरों को रानियों के निजी खर्च से मनाए जाते थे। रानियां ही इन अवसरों का नियंत्रण किया करती थी। इन खर्च को वहन करने के लिए रानी को कुछ गांव आवंटित किए जाते थे, जिससे रानियां इन खर्च को वहन कर सकें। रानियां शिकार और शतरंज जैसे खेलों में खूब बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। यहीं पर मोती महल नाम से मेरे दुर्ग का सबसे बड़ा भवन है। इस भवन में लगे खिड़की, दरवाजे और सोने की पत्तियों से बड़ी अजब गजब डिजाइन सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। थोड़ा आगे चलने पर मेरे दुर्ग में स्थित बहुत प्राचीन मंदिर मिलेगा, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण जी विराजमान है। इनकी छत्र छाया में आज भी मैं ज्यों का त्यों खड़ा हूं। थोड़ा आगे चलने पर आपको बहुत ही बड़ी बड़ी भोजन पकाने वाली कढ़ाइयां नजर आएंगी।
जो राज शासन प्रणाली के समय उपयोग में लाई जाती थी। अब मैं लिए चलता हूं अपने दुर्ग के ऊपरी भाग में। मेरे दुर्ग के चारों ओर इस प्रकार की कई तोपों को लगाया गया था ताकि उस समय किसी भी प्रकार के हमले से मेरे दुर्ग को बचाया जा सके। इन तोपों की गर्जना आज भी मैं महसूस करता हूं और मुझे इन पर गर्व भी है। हिंदू धर्म के अनुसार शस्त्रों को भी पूजा जाता है, इसलिए मेरे ये तोपें अति पूजनीय हैं, जो मेरी रक्षा भी करती हैं और आने वाले शत्रु के मन में भय भी प्रकट करती हैं। यदि आप थोड़ा नीचे मेरी ममेरी इष्ट देवी कुल देवी चामुंडा देवी विराजमान है। इस सुंदर नकाशीदार मंदिर में मौजूद प्रतिमा को मेहरानगढ़ के शासकों द्वारा अपनी पूर्व राजधानी मंडोर से यहां लाकर स्थापित किया गया था। प्रत्येक हिंदू की कुलदेवी होती है और कुलदेवी मां का महत्व आप सभी जानते ही होंगे, इसलिए मैं अपने दुर्ग की कुलदेवी को शत शत नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं। मेरे दुर्ग के ऊपरी हिस्से पर जाकर आप जोधपुर शहर को देखेंगे तो नीले समुद्र सा दिखाई पड़ेगा। शहर को पूरी तरह से निहारने के लिए मेरे दुर्ग का सबसे ऊपरी हिस्सा उपयुक्त है। यहाँ पर मैं कई जनों को जोधपुर शहर के साथ सेल्फियां लेते हुए रोजाना देखता हूँ। मुझे खुशी होती है लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर। जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे बनाने और मेरा निर्माण होने की कहानी कुछ इस तरह है कि राव जोधा जब जोधपुर के 15वें शासक बने, उसके 1 साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर राव जोधा ने अपनी तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने की सोची। उस पहाड़ी को भोर चिड़ियानटुक के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वहां काफी संख्या में पक्षी रहते थे। मेरा दुर्ग लगभग 1200 एकड़ यानी कि 486 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है। जयपोल महाराजा मान सिंह द्वारा 1806 में जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। वहीं 1707 में मुगलों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया फतेहगढ़ पोल, 1.5 कामगरा पोल, जो अभी भी तोप के गोले से बमबारी के निशान को सहन करता है, लोहा पोल, जो कि किले परिसर के मुख्य भाग का अंतिम द्वार है, अंतिम बाईं और उन रानियों के हाथ के निशान सती चिन्ह है जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की चिता पर आत्मदाह कर लिया था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था मेरा सुनहरा इतिहास, जिसके बारे में मैंने खुद आपको बताया है। यदि आप मुझे निहारने आना चाहते हैं तो मैं आपके स्वागत के लिए पलके बिछाए हमेशा के लिए तत्पर हूं। और मेरी आत्मकथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।